वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसानों और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। सेम पहले वाली व्यवस्थाएं थी। अब शहर में जो लोग रहते हैं वो तो किसानी कर पाते नहीं, ठीक है। तो किसानी नहीं कर पाते हैं तो गाँव के लोग क्या करते थे, किसान हो गया, चरवाहा जो हो गया, वहाँ से जैसे मतलब कुछ भी व्यवस्था लानी है तो शहरों में ला करके पहुँचाते थे वो लोग, सामान देते हैं, ठीक। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, इस समय कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता जब था उस समय लगभग अनाज के रूप में देखा जाए तो हमको सभी चीज़ उपलब्ध हो गई थी, यानी वो लोग उत्पादन उसमें करते थे, ठीक है। जैसे में गेहूँ हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, इत्यादि सभी अनाज जो भोजन में प्रयोग होता है वो सब, तिलहन भी उसमें भी किया जाता था उत्पादन। तो अगर देखा जाए तो उस समय सभी चीज़ उपलब्ध था मनुष्य के पास, यानी मनुष्य हड़प्पा सभ्यता के समय विकसित हो चुका था, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का भी प्रयोग की नई बात थी। हल का प्रयोग लोग करते थे, ठीक है, उसमें इससे साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा काल में अगर हल की बात करें तो हल हमको इस समय जो देखे होंगे उसमें लोहे का मिलता था, ठीक है, लेकिन उस समय क्या लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। हल क्या लिखा है कि हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, ठीक है। तो आप लोग लिखें हड़प्पा काल में, थोड़ा सा नोट करें, हड़प्पा काल में लकड़ी से बने हुए हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। हड़प्पा काल में लकड़ी से बने हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्राप्त होता है साक्ष्य के रूप में लकड़ी के बने हल, ठीक है ना, लकड़ी के बने हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। भले हल नहीं मिले हैं लेकिन उसमें लोग खिलौने के रूप में, जो बच्चों भी खिलौने के रूप में भी खेलते थे, तो वो खिलौने से ये पता चलता है कि जैसे नीचे देखो हल दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा हल का चित्र, ऐसे ही पहले बनाया जाता था, ठीक। आज का हल कौन कौन देखा है अभी तक, कोई देखा है कि नहीं? खेती का जो होती है, जुताई होती है, हाँ, सब वो देखे हैं? जो कोई भी ऐसा है कि नहीं देखा हो, ऐसा कोई है? हाँ, ठीक है। इस सबको अगर नहीं देख, आज भी क्या होता है कि जहाँ जहाँ पानी उपलब्ध बहुत कम होती है तो नहरों के माध्यम से, ठीक है, नालों के माध्यम से या बोरिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं खेतों में, ठीक है। आज भी होता है ऐसे। गांव में भी आप लोग जाएंगे खेती तो देखेंगे, तो जिसके पास होगा ऐसा कि गांव में कोई जाता होगा तो आप लोग इसको ध्यान करेंगे अपने खेतों में जा करके, क्योंकि इससे जुड़ना चाहिए। हमारे भारत का जो है ना, एक मान के समझो कि रीढ़ की हड्डी, एक समझ जाओ, खेती किसानी होती है ना, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो आप लोग कभी जाए तो इसके बारे में कम से कम जानकारी रखें, इतना छोटी छोटी बातें, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। तो जाएंगे तो वहाँ खेती कैसी हो रही है, पानी जहाँ नहीं पहुँच रहा है, पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आसानी से, तो उसके लिए कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। छोटे छोटे जाओगे गांव में तो नहर मिलेगा, नहर के बाद क्या होता है, छोटे जैसे बड़े नहर एक हो गया मेन, ठीक है, उसके बाद नालों से उसको जोड़ा जाता है। फिर वहाँ नाले भी अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको मशीन के द्वारा उसको पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, ठीक है। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की क्या होती थी, सिंचाई की जाती थी। यानी कहने का मतलब है कि वो एक जगह इकट्ठा करते थे पानी को। इकट्ठा कब करते थे, जब बरसात में, जब वर्षा होती होगी उस समय इकट्ठा करते होंगे, फिर उसको सिंचाई में प्रयोग करते होंगे, ऐसा भी होता होगा, या नदियों के द्वारा किसी तरह से ले जाते होंगे वो फसलों के पास। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। सेम आज की ही अगर तरीका से देखें तो आज भी लोग क्या करते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते हैं, पहले भी लोग पालते थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। यानी वो बहुत अच्छे पशुपालक भी थे।
ठीक है। अब गाय भैंस इन लोगों को, जो पशु होते हैं, उन लोगों को खाने के लिए भी तो कुछ व्यवस्था चाहिए ना। तो उन लोगों के लिए चारागाह की व्यवस्था करना, चारा की व्यवस्था की जाती है, मतलब उन लोगों को खाने के लिए घास जो होते हैं, इस सब की व्यवस्था भी किया जाता होगा, ऐसा उस समय था। तो आज भी लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास ही लोग क्या करते हैं, उनकी अगर ज़मीन रहती है तो लोग क्या करते हैं, चारा का जो है मैं तो क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, ठीक, गाय भैंस के लिए। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी के तलाश में दूर दूर तक जाना होता था, ठीक, दूर दूर तक जाना होता था या ले जाते थे लोग। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अनाज के उत्पादन और ये सब होता था, उसके अलावा भी लोग भोजन के लिए दूसरी व्यवस्थाएं भी अपना रखते थे, जैसे में मछली पकड़ना, ठीक है, हिरण का शिकार करना, जानवर मतलब छोटे छोटे जानवरों को शिकार करना, फलों को इकट्ठा करना, ठीक है। ऐसे लोग भोजन के साथ साथ ये भी प्रयोग करते थे। इतना में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। महत्वपूर्ण नगर था जो जो गुजरात के गुजरात के गुजरात के कच्छ गुजरात के कच्छ इलाके में बसा था, इलाके में बसा था। अब हो गया, ठीक है। यानी धौलावीरा नगर, जो कि अगर हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पहले ऐसा तो था नहीं, बटा नहीं था, तो लेकिन हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो गुजरात की एक कच्छ क्षेत्र है, ठीक है ना। वो कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत एक खादिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। आज के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात में है, और पहले वो धौलावीरा नगर के जाना जाता हड़प्पा सभ्यता कालीन का महत्वपूर्ण नगर था। और इसका महत्वपूर्ण क्यों था कि वहाँ उपजाऊ जमीन जो थी बहुत उपजाऊ थी, ठीक है, और साफ पानी मिलता था, ठीक है ना। जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ऐसे आप लोग लिखें, धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। एक दिन मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं, नगर को जैसे बांटा गया था 2 भाग में। इससे पहले ऊंचे दीवार लगाए जाते थे, उसके बाद ऐसे में बताया था क्या? जी सर। अच्छा, याद है ना। तो वैसे ही धौलावीरा एक ऐसा नगर था जिसको 3 भाग में विभक्त किया गया था, ठीक है ना। जैसे लिखा है, पहले आप लोग लिख लेना, 3 भाग में बांटा गया था। अब देखिए क्या लिखा है कि इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंचाई की दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे, और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेख आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अभिलेख बार बार आएगा शब्द। अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। लकड़ी में जड़ा गया मतलब फ्रेम के रूप में चारों तरफ से लकड़ी में रखा गया था बना करके। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि और सब नगर थे, उसको 2 भाग में बांटा गया था, ठीक है। एक बड़े दीवार हो गया या अंदर प्रवेश करने के लिए, लेकिन इसमें एक सार्वजनिक स्थल भी कार्यक्रम करने के लिए व्यवस्था की गई थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए तो, ठीक। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती नदी के आप नाम सुने हैं कि नहीं? जी सर। महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था वो साबरमती के पास, ठीक है, नदी के पास। साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लिखो, गुजरात की खंबात की खाड़ी
खंबात की खाड़ी के किनारे लोथल नगर बसा था बसा था नोट करके लिख लो, नोट करके। हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल एक बंदरगाह भी था, लोथल एक बंदरगाह भी था। ठीक, लोथल नगर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। इस भंडारगिरी के कई मोहरे, मुद्रा, मोहरबंदी गिरी। इस मतलब कहने का मतलब है कि जो खंबात की खाड़ी के पास नगर बसा था, जिसको हम लोथल बंदरगाह नाम से भी जानते हैं, द लोथल बंदरगाह भी है वहाँ पर, ठीक है, लोथल नगर के पास। तो वहाँ पे जो है हमको ये सब ज़्यादा मिल जाता था, जैसे पत्थर, कीमती पत्थर। बताया था ना कि गुजरात से ही क्या किया जाता था, मंगाया जाता था ना, क्या मंगाया जाता था। देखो, बहुमूल्य पत्थर आयात की जाती थी गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। ठीक, तो गुजरात से ज़्यादा बहुमूल्य पत्थरों का क्या आयात की जाती थी उस समय। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ बोलो। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? हड़प्पा सभ्यता के समय मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा या किया जाता था। सामान से भरे के बाद? हाँ, सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा अनुमानित कर रहा है, तो होगा क्या, ऐसे ही तो होता है, पहचान ही तो होना चाहिए उससे। ठीक है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। आज और भी मोहर आदि प्रयोग करता है, जैसे कोई आप लोग दफ्तर में जाएंगे या किसी भी स्कूल में भी आप लोग देखते होंगे मोहर लगता होगा, हाँ, तो आज ऐसे भी मोहर का प्रयोग की जाती है, तो पहचान के लिए भी कि हाँ इस स्कूल की है मोहर, हर इसकी मोहर लगती है। प्रिंसिपल का भी, या जो टीचर के जो प्रमुख होते हैं, स्कूल के प्रमुख होते हैं, उनका भी मोहर लगता है, ऐसे होता है ना। तो आप लोगों को मोहर हर जगह देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय ऐसे लोग प्रयोग करते थे कि सामान जब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था तो मोहर का प्रयोग की जाती थी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर, ठीक है, जो थैले के ऊपर जो खुले हुए भाग होते हैं उसके मुहाने पर गिल्ली मिट्टी पोत कर, हड़प्पा सभ्यता के समय की बात कर रहा है, ठीक है, गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। उस मुहर के छाप को मुहरबंदी कहते हैं। गिल्ली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी, ठीक है, उस पर मुहर लगाई जाती थी, जिसे अभी आप लोग कुछ मैं दिखाऊंगा थोड़ा देर में इस समय क्या होता है। उस मुहर की छाप को क्या कहते हैं, मुहरबंदी कहते हैं। अब देखो इसको क्यों लगाया, मुहरबंदी क्यों की जाती थी, पहले भी और आज भी क्यों प्रयोग की जाती है कि अगर मुहरबंदी रहेगा, मान लो कि मुहरबंदी लग गया, ठीक है, अगर कहीं सामान गया तो वह अगर टूटेगा नहीं, अगर मुहरबंदी टूटा नहीं तो समझो कि वह कोई उससे छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है, लिखा है ना कि अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग से पूछा जाए कि मुहरबंदी क्यों की जाती थी, तो मुहरबंदी इसलिए की जाती थी कि कोई बीच रास्ते में सामान के साथ कोई छेड़छाड़, क्योंकि मुहरबंदी एक बार हो गया तो दोबारा उसको नहीं किया जा सकता है।
मोहर तो लगाया जा सकता है दोबारा, लेकिन मोहरबंदी कैसे किया जा सकता है बताओ। एक बार टूट जाएगा वो माल, मोहरबंदी टूट गया तो उसमें समझ में आ जाएगा ना कि कहीं ना कहीं इसको खोला गया है या सामान को छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, इतना आप लोगों को बात समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो। ठीक, समझते जाना, छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोग इसी समय समझते जाइएगा। दिक्कत होगा तुरंत पूछ लेना है। आप लोगों को मैं कुछ दिखा रहा हूँ। हाँ, चलो मैं बाद में देख लूँगा आगे। चलो मैं इसको समझा दूँ, बात दिखा दूँगा। हाँ रुको रुको, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। इसी से मैं देख दूँगा, समझ में आ जाएगा। ये आप लोग दिख रहा है यहाँ पर, दिखा कि नहीं? सभी विद्वान जो है अलग अलग, मतलब कहने मतलब है हड़प्पा सभ्यता के जो अंत का जो है रहस्य जो है वह विवादित रहा है। ठीक है, कुछ लोग क्या मानते हैं, देखो आप लोग पढ़े इसको फिर से पढ़ रहे हैं कि कुछ विद्वान क्या है मानते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी, ठीक है ना, या कुछ लोग मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसलिए वहाँ के लोग क्या करने लगे, वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान क्या करने जाने लगे, ठीक है ना। ईंटों को पकाने के ईंधन की जरूरत पड़ती होगी, ऐसे करके हमारा मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत कई प्रकार के लोग बताए हैं। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह समाप्त हो गया होगा, इसका भी एक रीजन मानते हैं लोग। घास वाले मैदान हो गए होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों के यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो सकता है। यानी अगर किसी एक प्रॉपर इलाके में हो जाएगा ना, सभी पूरा हड़प्पा सभ्यता के जितने नगर थे सभी नगरों का विनाश एक साथ कैसे हो गया, तो ऐसे विवादित रहा है। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ इलाके में ही होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि बस सब जगह एक ही जैसा एक ही समय आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई छोटी बस्तियां जाकर बस गए थे। इनके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ और इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो कहने मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का जो कारण आप लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग को सही आंसर कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है ना। कई कारण विवादित रहा, तो आप लोग थोड़ा सा नोट करके यहाँ पर लिख लो कि हड़प्पा सभ्यता का अंत विद्वानों में बहुत विवादित रहा है। ये दूसरा नोट लिखो कि लगभग 3900 साल पहले सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के
हड़प्पा सभ्यता के नगरों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने लगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग ये चैप्टर लगभग हो गया। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं 3-4, ये आप लोग नोट कर लें। हाँ, लगभग 3900 साल पहले सिंधु सभ्यता के नगरों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है जिसके बाद सभ्यता का अंत हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं कल। ठीक, रात को देखेंगे, कुछ अगर पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, जिसको जुड़ना हो जुड़ेगा, जिसको नहीं जुड़ना हो वो वीडियो से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।